व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो पिक्चर आप लोगों को सामने दिख रही है, ये एक मूवी आई थी जिसका नाम था की एंड का। तो उससे रिलेटेड ये पिक्चर है। यहां पर ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बात करता है, यानी कि लड़का और लड़की किस तरीके से अपने अपने काम में कहां कहां पर किस तरीके से क्या क्या काम कर सकते हैं। यानी कि लड़का भी एक होम मेकर बन सकता है, ऐसा नहीं है कि जो लड़की है वही एक होम मेकर बनेगी और लड़की जो है वो बाहर जाकर काम कर सकती है। तो ये पिक्चर यहां पर दिखाती है। इसी के बारे में एक बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है। तब तक आप लोग इसके बारे में कुछ शब्द लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं इस पिक्चर को, जिसने देखी है वो क्या समझते हैं इस पिक्चर को देखकर। बाकी मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर जैसे आगे बढ़ूंगा आप लोगों को डिस्कस करूंगा। जिसने नहीं देखी वो टेंशन मत लेना, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूंगा। पर लेकिन ऐसी पिक्चर आप लोग जरूर देखा कीजिए, इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि जो ये बेसिकली एक डिवीजन रहता है सोसाइटी के अंदर, जिसमें खासकर कई बार आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े एग्जाम यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हुए नजर आते हैं। जो गजेटेड ऑफिसर बनाते हैं वो चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर बंदा, जो पर्टिकुलर इंसान उस पोस्ट पर जाकर बैठे वो जेंडर न्यूट्रल रहे। वो एक तरीके से ये ना रहे कि नहीं ये काम लड़का नहीं करेगा, ये काम लड़की करेगी, और ये काम लड़की करेगी, लड़का नहीं करेगा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए वहां पर। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जाएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखेंगे पुराने उठाकर, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इवन अगर मैं आप लोगों से बात करूं आज के में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो पांचवा गोल सीधा सीधा यहां पर जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, डिटेल में हम लोग इसको जानेंगे यहां पर। आज का जो आप लोगों का मैथ बेस्ड क्वेश्चन है ये है जकार्ता बे। जिसने मॉर्निंग का लेक्चर देखा होगा उसने हालांकि इसको देख लिया होगा, पर फिर भी थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर जाकर टाइम स्पेंड करें। जो भी कुछ न्यूज में रहता है उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे। और आज आप लोग के लिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होगा जो कि आप लोगों को अटेंड करना है आंसर राइटिंग के लिए। काफी सारे बच्चे काफी माइंड ब्लोइंग आंसर लिख रहे हैं। ग्रुप में जाकर आप लोग अगर आंसर लिखते हैं तो काफी अच्छा, जब देखता हूं आप लोगों को तो अच्छा लगता है। पर लेकिन कोशिश ये करनी है कि एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी करना है, ठीक है। तो वो काम और जरूर कीजिए आप लोग। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। अगर आप लोगों को लगता है ये लेक्चर देखने के बाद में पीडीएफ चाहिए तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम में स्टडी लवर वीर और ये लोगो है और वीडियो के नीचे लिंक है। यहां पर अगर बात करें जो पहला आर्टिकल है यहां पर ये साइड वाला आर्टिकल, जो स्कूल अभी ओपन करने की बात की जा रही है कई सारे राज्यों के द्वारा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। स्कूल ओपन होने के बाद भी क्या बच्चे स्कूल में होंगे? तो ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक कुछ ऐसी चीजें दिखाएगा जो आप लोगों के पॉइंट इकट्ठा करने में आप लोगों को हेल्प करेगी, अगर कुछ आप लोगों को लिखना है, ठीक है, या कहीं पर डिबेट और डिस्कशन करना है उसमें भी हेल्प करेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो आर्टिकल है यहां पर ये गल्फ रीजन के बारे में बात कर रहा है। कतर जिसको अलग थलग फेंक दिया गया था यहां पर पहले, अब फिर से उसको अपना पार्ट बनाने की बात की जा रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो काफी डिटेल में हम लोग आर्टिकल समझेंगे। यहां पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर इसका राजस्थान को लेकर उदाहरण समझाने की कोशिश की गई है। तो अगर कोई भी आर्टिकल ऐसा एग्जाम में वो क्वेश्चन आप लोग, अगर आज के में कोई आर्टिकल ऐसा आप लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में जो कि पर्टिकुलर राज्य के बारे में हो, तो उसको राज्य में से बाहर निकालकर सोचा कीजिए अगर पूरी कंट्री में ऐसा कुछ चल रहा हो तो क्या हो सकता है। फॉरेन पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए प्रेजेंट टाइम पर, जब यहां पर चाइना की कंडीशन देख सकते हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। तो वही एक ओवरव्यू यहां पर देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए आने वाले टाइम में, अगर प्रेजेंट सिनेरियो को हम लोग देखते हैं। तो ये साइड वाला जो आर्टिकल है सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया के बारे में आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये चीजें आप लोगों को बर्बाद कर देंगी। उसके पीछे कई सारे रीजन थे, तो हल्का सा उस वीडियो का कंटेंट भी और इसके अंदर जो बोला गया है एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा यहां पर कि बेसिकली किस तरीके से आप लोग इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं और इनसे डिस्टेंस बनाकर आप लोगों को रखनी चाहिए। जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसका मैंने अभी आप लोगों को थंबनेल पे पिक्चर दिखाई की एंड का मूवी का, तो ये यहां पर उसको कवर करेगा। आखिर क्यों न्यूज में है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि आने वाले जो भी आप लोग किसी भी, अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर या तो एस्से के तौर पर या फिर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में राइटिंग में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों से, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें भी, तो उसके ऊपर ही फोकस करूंगा। तो ये हर एक एग्जाम की, देखिए अगर मैं यहां पर करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि सर किस एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें करंट अफेयर आता है तो हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा आप लोगों को। तो इसका आप लोग अच्छे से कवर करके चलिए, ठीक है। क्यूबा में अभी करेंसी के बारे में, करेंसी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। आखिर क्यूबा कहां है, क्यों ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, ये सिचुएशन क्रिएट किस लिए हो गई, अब इसको किस तरीके से टैकल करने की कोशिश की जा सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, नजर डालेंगे। मैथ बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। और यहां पर हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप चचा साहब है उसके बारे में, और ये है डेटा पॉइंट, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। पहले आप लोग इनको देख लीजिए। यहां पर ये तरीके से जो हिस्ट्री है
वो यहाँ पर डस्टबिन बना दी गई इनके द्वारा, और 2021 में कुछ ऐसे कारनामे कर दिए गए कि डेट भी डिफाइन नहीं आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा 40 से 50 शब्द में, आप लोग क्या समझते हैं इस पिक्चर को देखकर। ये बेसिकली पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है। आप लोगों ने एनडीए सीडीएस इनके एग्जाम दिए होंगे, तो जब आप लोग जाते हैं एसएसबी देने तो वहां पर पिक्चर दिखाकर आप लोगों को परसेप्शन पूछा जाता है कि आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो वहां से आप लोग इसको इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो छोटा सा आइडिया देने की कोशिश जरूर कीजिएगा जितना आप लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए अब आप लोगों के सामने है यहां पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो कि काफी प्यारा आर्टिकल है। ये बात कर रहा है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। तो अगर आप लोगों से कुछ भी पूछा जाता है जेंडर इक्वलिटी से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन सा गोल है जो जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये वो गोल है जो ऑल ओवर वर्ल्ड को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि गरीबी नहीं रहे दुनिया में भाई साहब, भुखमरी भी नहीं रहनी चाहिए, और अच्छी हेल्थ होनी चाहिए लोगों के पास में, और अच्छी एजुकेशन यानी कि विद्या अच्छी होनी चाहिए। तो ये बातें की जाती है। इसी में से जो 5वां गोल है वो जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है। आप लोगों को याद होगा कई सारे ऐसे भी आर्टिकल किए गए हमारे द्वारा डिस्कस, जिसमें बोला गया कि लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात की जा रही है। क्लाइमेट एक्शन के बारे में आप लोगों से डायरेक्ट कोई पूछे तो 13वां गोल इसी के लिए डेडिकेटेड किया गया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इनका टारगेट है 2030 तक इनको अचीव करना, पर लेकिन पेंडेमिक ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है अभी यहां पर कोविड-19 ने कि क्या हम लोग इनको आगे अचीव कर पाएंगे। तो वो तो आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। ये आर्टिकल क्या बोल रहे हैं। आर्टिकल यहां पर बोल रहे हैं अगर आज के डेट में महिलाओं को, जो महिला घर में रहती है काम करती है, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, घर को साफ करना, कपड़े धोना, बच्चों का ध्यान रखना, जो ये सारा डोमेस्टिक काम किया जाता है, और इसी के साथ में जो केयर वर्क किया जाता है, जैसे घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका जो ध्यान रखना, तो ये जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है, अगर आप लोग इसके लिए पैसा महिलाओं को देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से आप लोग इसको ऐसे देखकर चलिए कि आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उनके एफर्ट को, यहां की वो एक काम कर रही है घर पे, पर लेकिन क्या इस तरीके से उनको पैसा देना ये रिड्यूस करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा उनका बर्डन, तो इसको यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी प्यारा आर्टिकल है। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो डायरेक्ट आप लोग अगर लिख देंगे एग्जामिनर के सामने तो वो जानेगा कि हाँ यार वास्तव में ही बंदे को पता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को यहां पर बताकर चलूंगा। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है, इसके बारे में आप लोगों को आंसर देना है। बोला जा रहा है कि जो इलेक्टोरल प्रॉमिस है पे करना वुमेन को कैरिंग आउट द डोमेस्टिक वर्क और केयर वर्क, ये प्रोग्रेसिव पॉलिसी है क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स को बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि अमीरों पर ज्यादा लगता है, गरीबों पर कम लगता है। जिसकी ज्यादा सैलरी है वो ज्यादा देगा और जिसकी कम सैलरी है वो कम देगा। पर लेकिन अगर दूसरा टैक्स जैसे जीएसटी हो गया, वो एक तरीका इंडायरेक्ट टैक्स है, तो यहां पर इंडायरेक्ट टैक्स होते हैं रिग्रेसिव टैक्स, वो अमीर और गरीब नहीं देखता, सब पर इक्वल लगते हैं। अगर आप लोग एक किताब खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो जितना टैक्स उस पर लगेगा, चाहे उसको कोई अंबानी का बेटा खरीदे, रिक्शा वाले का, वो किताब उतनी ही होगी। तो ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। तो क्या अगर वुमेन को हम लोग पैसा पे करते हैं घर पर रहने का, तो क्या वो एक प्रोग्रेसिव पब्लिक पॉलिसी है, तो ये आप लोगों को बताना है। क्या वो प्रोग्रेसिवली यहां पर रोल प्ले करेगा, तो ये आप लोगों को यहां पर बता के चलना है। तो ये एक तरीके से थॉट देने वाला एक क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में कि कितना प्रोग्रेसिव है यहां पर ये। तो ये क्यों आया न्यूज में, तो सबसे पहले तो ये समझिए, कमल हसन साहब जो है साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अंदर उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, ये मक्कल निधि मैम, ठीक है, तो जिसको MNM के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अभी रिसेंटली यहां पर यह बात बोली गई है कि जो घरों में महिलाएं रहती हैं उनको आप लोग घर पर रहकर काम करने के पैसे दो। तो ये काफी पुराना एक डिबेटेबल क्वेश्चन है जो कि वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में भी इसको डिस्कस किया जाता है। ये जनरेट करा फिर से क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर की क्या ऐसा कुछ होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। तो फिर से एक नया डिबेट यहां पर ओपन कर दिया गया, पर लेकिन डिबेट नया, पर लेकिन फिर से डिबेट ओपन किया है नए तरीके से, पर लेकिन ये पुराना मुद्दा है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बोतल नहीं है पर दारू पुरानी है इसके अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जिस तरीके से आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि जो शराब वगैरह होती है वो ये मानते हैं कि जितनी पुरानी होती चली जाती है तो इतना ही जाता है उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो पुराने टाइम में अगर ये सेटल हो जाता तो अलग बात थी, पर लेकिन आज की डेट में अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक ह्यूज इंपैक्ट डाल सकता है सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि पहले के कंपेयर में सोसाइटी काफी लार्ज स्केल पर चेंज हो चुकी है। तो अब इसी के बारे में बात की जा रही है कि जो प्रपोजल है वो एक तरीके से प्रोग्रेसिव दिख सकता है कि हाँ भैया अच्छा है, महिलाओं को घर पर रहने का कम से कम काम करती हैं तो कुछ पैसा मिलेगा। पर लेकिन अदरवाइज अगर आप लोग ढंग से इसकी स्क्रूटनी करेंगे, यानी कि उन्हें कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन, या दूसरे शब्दों में बोलो तो बाल की खाल निकालकर जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितने हद तक ये सही है, ठीक है। तो वो चीजें फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है कि हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि ये कितना सही है और कितना गलत है। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक पर्टिकुलर स्लाइड पे आप लोगों को लेकर चलता हूं, ये वाली स्लाइड। पूरा जो डिस्कशन है वो मेनली इसके ऊपर घूमेगा
ये यहां पर एक पर्टिकुलर लाइन लिखी हुई है, रिडिस्ट्रीब्यूशन, इसी के साथ में रिकग्निशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन और इसी के रिड्यूस। फिर से सुन लो यार एक बार, कई बार ऐसा होता है ना, कई सारे शब्द ऐसे इधर उधर कर देता हूं मैं तेज बोलने के चक्कर में। यहां पर जो बात की जा रही है रिकॉग्नाइज करना, यानी कि क्या रियलिटी में महिला घर पर काम कर रही है, और रिड्यूस करना उनके ऊपर जो बर्डन आज के में पड़ा हुआ है कि सारा काम घर का महिलाएं करेंगी, और रिडिस्ट्रीब्यूट करना है इनके। ये ऐसा नहीं कि लड़कियां औरतें ही बस काम करेंगी, ये काम एक तरीके से मेल को भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बात बोली गई थी यहां पर, ये बात बोली गई थी डायने एल्सन के द्वारा 2017 में, जब यहां पर ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया था कि जो महिलाएं घर पे रहकर काम करती हैं, तो क्या ये महिलाओं का ही काम है, क्या आज की डेट में जो मेल है वो ये काम नहीं कर सकते। तो उसी के बारे में यहां पर जब आप लोगों ये मूवी आप लोगों ने देखी है, तो इसमें अगर बात करें तो यहां पर ये भाई साहब जो हैं ये घर का काम करते हैं, और यहां पर ये मैम साहब जो हैं ये बाहर का काम करती हैं एक तरीके से, यानी कि ये घर में खाना पकाना, वो सारी चीजें ध्यान रखना, ये अपना काम करते हैं। और ये इनको बोलती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कोई, इनका इंटरेस्ट है ये काम करने में। पर लेकिन जब शादी की बात आती है तो सब इससे पूछते हैं कि आप क्या करोगे, तो इसने बोला कि मैं घर संभालूंगा। तो उस टाइम पर सब बोलते हैं कि यार तुम घर का काम करोगे और तुम्हारी जो वाइफ है वो बाहर काम करेगी, तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे। तो एक जो टैबू होता है ना सोसाइटी में कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, ठीक है। आज की डेट में अगर आप लोग कहीं पर घूमने जाते हैं बीच पर, वहां पर लड़का अगर निक्कर पहन के घूम रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर लड़की अपने निक्कर पहन के घूमेगी तो वहां पर एक तरीके से उसको ऐसे देखा जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। यानी कि ये आज की डेट में भी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं चीजें। यानी कि अगर वो काम लड़का कर रहा है तो ठीक है भैया, हाँ लड़का है, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यही क्वेश्चन अब की बार आप लोगों ने देखा होगा, यूपीएससी ने पूछा कि जो पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है ना आज के डेट में, वो दिखता नहीं है सोसाइटी के अंदर, पर लेकिन जो इनइक्वालिटी को बढ़ाकर चलता है वो ह्यूज इंपैक्ट डालता है इनइक्वालिटी की वजह से। तो यही चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर इसका इंटरेस्ट है यहां पर लड़की का कि वो बाहर काम करे, और लड़के का इंटरेस्ट है कि वो घर पे काम करे, खासकर ये सारे खाना बनाना, ये सारे करना, उसमें इंटरेस्ट है इसका, तो इसमें गलती क्या है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको यहां पर अगर आज के में देखकर चलें, ये जो आर्टिकल है इसके साथ में आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देख सकते हैं। कैसे समझते हैं, सबसे पहले तो डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से, यानी कि विषमता पूर्वक आज के में जो बर्डन है वो घर का वो महिलाओं के ऊपर रहता है। तो ये कैसे होना चाहिए, इसको कैसे लेकर चलेंगे, तो अनपेड डोमेस्टिक वर्क और इसी के साथ में जो केयर वर्क है वो सारा महिलाओं के ऊपर रहता है। अगर एक सर्वे के बारे में बात करें जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया टाइम यूज सर्वे, 2019 में सर्वे किया गया, और इस सर्वे के हिसाब से चलते हैं तो तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में कमल हसन की पार्टी के द्वारा यह बात की गई है। तो 82% जो फीमेल है, जो कि 6 ईयर से या 6 साल से अबव हैं, यानी कि जो 6 साल से ऊपर की जो लड़की हैं, महिलाएं हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। और इसी के साथ में 24% जो मेल हैं वो यहां पर अनपेड डोमेस्टिक वर्क में काम करते हैं, यानी कि घर का काम करना या फिर देख रेख का काम करना। तो 82% महिलाएं काम करती हैं और 24% के करीब आप लोगों को लड़के ये काम करते हुए नजर आते हैं। तो काफी ज्यादा आप लोगों को इसके अंदर डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, यानी कि विषमता देखने को मिलेगी काफी लार्ज स्केल पर। जब आप लोग यहां पर अगर 15 से लेके 59 तक आप लोग देखेंगे, ठीक है, यानी कि 15 से लेके 59 साल के बीच में जब आप लोग बात करेंगे तो 90% जो फीमेल है, ठीक है, उसी के साथ में 24% जो मेल है वो डोमेस्टिक वर्क में काम करते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग यहाँ ये इसको 15 से 59 के साल में अगर आप लोग लेकर जाओगे, पर लेकिन अगर आप लोग ऑल इंडिया लेवल पर देखोगे कि ऑल इंडिया लेवल पर अगर 6 से लेकर और उससे ऊपर के साल के जो एज के पर्सन है 81% महिलाएं और 26% जो मेल है वो अनपेड, यानी कि कोई पैसा नहीं मिलता है, उसमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग इस डिस्पैरिटी को ढंग से समझने की कोशिश करोगे जो मेल और फीमेल के अंदर, तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा कि ह्यूज फीमेल जो है वो घर में काम करती है और मेल जो है वो काफी लो लेवल पर घर पे काम करते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये, हम लोग यहां पर बस ये देख रहे हैं कि घर में काम करती हैं महिलाएं और मेल घर में काम करते हैं नहीं करते हैं, पर लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे कितना टाइम स्पेंड करते हैं घर के अंदर में, ठीक है। जो मेल यहां पर 26% भी हैं वो मान लीजिए घर का काम तो करते हैं, पर लेकिन कितने लंबे समय तक काम करते हैं, तो इसके बारे में जब डेटा निकल कर आता है तो 6 ईयर्स और अबव की अगर बात करते हैं तो 260 मिनट जो है एक एवरेज निकल के आता है एक दिन में। एक जो महिला है वो डोमेस्टिक काम करती है और इसी के साथ में जो मेल है वो यहां पर 91 मिनट काम करता है, यानी कि अगर आप लोग मिनट में भी देखेंगे जो घर का काम कर रहा है मेल वो इक्वल नहीं है फीमेल के, तो यहां से भी आप लोगों को एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। ये फिगर जो है अगर आप लोग वैसे देखेंगे ऑल इंडिया लेवल पर तो फीमेल 299 मिनट काम करती है घर पे, और जो मेल जिसको बोल रहे हैं घर पे काम कर रहे हैं 24-26% जितने भी हैं वो 97 मिनट ओनली काम करते हैं। अब आप लोगों का ये ड्यूटी है, आप लोग इसको काउंट करके बताइएगा नेशनल लेवल पर कि अगर आप लोग घंटे में देखते हैं या फिर आप लोग इसको घंटे में काउंट करते हैं तो कितने घंटे दिन में जो महिला काम करती है एक तरीके से अनपेड वर्क के लिए और कितने घंटे मेल काम करता है, तो आप लोग यहां पर डिफरेंस देखिएगा। तो आप लोग जो ऑलरेडी जिनको बोल रहे हैं ना कि हम मेल कुछ काम कर रहे हैं वो भी पूरा टाइम यहां पर नहीं दे रहे हैं।
तो डेटा सजेस्ट करता है कि 83% जो टोटल मिलाकर अगर बात की जाए डोमेस्टिक वर्क का, वो यहां पर फीमेल के ऊपर पड़ जाता है आकर, अगर एज कंपेयर टू मेल के बारे में बात करें तमिलनाडु के अंदर या फिर इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि 83% जो महिलाएं हैं वो घर के काम करती हैं आज की डेट में, और मेल के कंपेयर में ये एक तरीके से बहुत ज्यादा है अगर मेल के साथ में कंपेयर करते हैं। तो क्या उनको ये घर का काम करने के लिए उनको पैसा मिलना चाहिए? तो इसके बारे में जब बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर जो डायन एल्सन है इनके द्वारा जो बोला गया, ये बोला गया कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया, चलिए आप लोगों ने महिला घर का काम कर रही है, पर लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन और यहां पर रिडक्शन और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कौन बात करेगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि RRR आप लोग याद रखिएगा, अगर आंसर लिखने के लिए आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर तो काफी अच्छे नंबर आप लोगों को मिल सकते हैं। यानी कि आप लोगों ने यहां पर रिकॉग्नाइज, रिडक्शन और रिडिस्ट्रीब्यूशन जब RRR के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया कि भैया महिला घर का काम कर रही है, उनको आप लोगों को पैसा देना चाहिए, पर लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? क्या आप लोग यहां पर इसको रिड्यूस कर पाएंगे? यानी कि एक तरीके से क्या आप लोग इसको यहां पर एक तरीके से कम कर पाएंगे इनके ऊपर ये बर्डन जो है, और इसको या क्या आप लोग मेल के साथ में घर में क्या घर का भी कोई लड़का काम करेगा यहां पर साथ में? तो ये आप लोग को यहां पर समझना पड़ेगा कि पहले वाले पे तो आप लोग काम कर लेंगे, पर इन दो पर आप लोग कितना काम कर पाएंगे, और मेन मुद्दा यहीं से निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया एक बार को, आप लोगों ने ये बोल दिया कि हाँ भैया जो महिला है अगर उनको लगने लगा घर पर रहने के उनको काम के पैसे मिल रहे हैं, तो जो रही सही बाहर काम करने जा रही है उनका काम भी करना बंद हो जाएगा कि सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग घर पे रहिए और घर पर रहकर आप लोग काम कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वुमेन को कंप्लीटली घर में ही रख लिया जाएगा कि बस आप लोग घर का ही काम कर रहे हैं, उनको जब घर पे रहने के पैसे मिल रहे हैं तो फिर दिक्कत किस बात की है? तो उनकी अनपेड एक्टिविटी के लिए अगर ये करने लगे तो जो मेल है वो और बोलेगा कि भैया मुझे तो आपको तो घर पे बैठे बैठे काम करने के पैसे मिल रहे हैं, मुझे थोड़ी ना मिल रहे हैं। तो इस तरीके से महिलाओं को एक तरह से घर में ही काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से, सोसाइटी में जिस तरीके की कंडीशन बनती है उसके पॉइंट ऑफ से जैसे केस निकल कर आते हैं आज के में, जैसे उसमें आप लोगों से डिस्कस किया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं, नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, उसके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया कि हमारी कंट्री में एक ह्यूज लेवल पर रेप केस देखने को मिलते हैं हर साल, जिसमें सबसे टॉप पर कौन चल रहा है? सबसे टॉप पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर कौन है? यूपी। ठीक है, मैंने आप लोगों को डेटा भी बताया था, ये डेटा भी आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर कोई आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं तो। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात ये बोली गई है, अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, तो आप लोगों को यहां पर अनपेड काम के लिए महिला को पैसे नहीं देने हैं, आप लोगों को अनपेड काम करने के लिए आप लोगों को जो मेल है उसको पैसे देने हैं। यानी कि अगर मेल जो है वो अनपेड घर पर जो काम किए जाते हैं उसके लिए मेल को पैसे मिलेंगे, तो उसकी थोड़ी सी टेंडेंसी बढ़ेगी, जो एक तरीके से महिला के ऊपर बर्डन घटेगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन काम का एक तरीके से वो देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से घर पर रहकर अगर कोई पुरुष काम करता है तो उसको पैसे मिलने चाहिए, ना कि महिला को पैसे मिलने चाहिए, तब जाकर यहां पर जो बर्डन है महिला के ऊपर वो कम होता हुआ नजर आएगा। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना जो पैसा मिलता है यहां पर, वो मैक्सिमम जो पैसा है यहां पर एक तरीके से वो तब मिलेगा जब दोनों मिलकर घर पे काम करते हैं। यानी कि अनपेड वर्क में जब दोनों मिलकर काम करते हैं तब मिलेगा, पर लेकिन इससे होगा घर में देख चेक करने कौन जा रहा है कि भैया दोनों काम करें नहीं करें, तो ये कई सारी ऐसी चीजें। पर हाँ, अगर मेल को आप लोगों ने पैसे देने स्टार्ट कर दिए तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से फोर्स करेगा कि फीमेल जो है वो बाहर काम करने जाए और मेल जो है वो घर में काम करे। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये जो इतना डिस्ट्रीब्यूशन चलना जो गैप चल रहा है वो कुछ कम होता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो देखिए कोई भी ग्रे एरिया नहीं हो, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि ये बिल्कुल बढ़िया है और ये बिल्कुल खराब है, तो बिल्कुल बीच में भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो उसके बारे में अगर आप लोग देखेगा तो तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो यह है बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें जो आप लोगों को आई होप की चीजें समझ में आई हुई, क्या यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, और क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग अच्छे से यहाँ पर दे पाएंगे जो आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो देखिए आंसर लिखते हैं ना, अगर आप लोग उनका आंसर रिव्यू करते हैं तो यार प्लीज उनको अप्रिशिएट किया कीजिए, आप लोग उनको थोड़ा सा उनको बताया कीजिए कि अगर आप लोग अच्छे से लिख रहे हैं तो क्या क्या गलती की है। किसी को भी डिमोटिवेट करने की कोशिश मत करो यार। ठीक है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है कि आप लोग ने जिसने सीख लिया है तो उसको डिमोटिवेट मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, आइए अब क्यूबा के बारे में बात करते हैं। क्यूबा एक कंट्री है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट क्यूबा कहां पर है, तो यह अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग देखिएगा तो ये यहां पर है। ठीक है, तो क्यूबा है यहां पर ये कंट्री। तो क्यूबा के अंदर अभी यहां पर करेंसी को लेकर काफी ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। तो क्यूबा को अगर आप लोगों ने, क्यूबा के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है, मेरे सामने जब कभी भी क्यूबा आता है तो मुझे अपना फर्स्ट लेक्चर याद आ जाता है। यूट्यूब पर मेरा फर्स्ट लेक्चर जो था, जो 28 नवंबर 2016 को था, उसमें मैंने सबसे पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आप लोगों को बताया था। अगर जिसने वो लेक्चर देखा आप लोगों को पता होगा किस तरीके से मैंने पढ़ाया था उस टाइम पर। मुझे पता नहीं था पीपीटी कैसे बनानी है, क्या करना है। मैंने
मतलब कॉपी थी, उस पर लिखकर और वहां पर फोन से उसका क्लिक कर कर फिर उसको यहाँ पर इसके ऊपर रखा था ले जाकर, और फिर उसको मैंने पढ़ाया था। बड़ी मेहनत लगी थी यार उस दिन लेक्चर में। उस दिन क्या कई दिन तक वो चीजें इस तरीके की प्रोसीजर, मतलब देखिए कोई भी ना, मैंने बोला ना अभी आंसर राइटिंग के बारे में माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया ना, ऐसा लगता था यार कैसे होगा ये काम, इतना सारा तामझाम कैसे जुड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे टैबलेट, क्या माइक, लैपटॉप को कैसे यूज करेंगे, क्या लैपटॉप था बस मेरे पास में, और मेरे पास में इसके अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसको मैं समझ सकूं, कोई बताने वाला नहीं था। तो यूट्यूब से ही देख देख कर टाइम लग गया, पर लेकिन ऐसे गए हैं कुछ महीने तो जिसमें बिल्कुल मैंने कहा यार ये करके ही छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। वो दिन मुझे अभी याद है। मैं लिखना ही नहीं लगभग 2.5 से 3 महीने तक तो घर से, मतलब जहां पे मैं रूम लेके रहता था, बिल्कुल कहानी खत्म करके बैठ गया। वो लेक्चर जब आया था क्यूबन क्राइसिस वाला, पर उसने जो लेक्चर निकल के आया उसने भी इतना अप्रिशिएट किया मुझे, मैंने कहा हाँ यार ये भी काम किया जा सकता है। मतलब लोगों को समझाने में मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है, पर लेकिन ये ऑनलाइन कैसे कर सकता हूं मैं, तो वो सबसे एक फैक्चुअल एक तरीके से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आप लोग बात बोल सकते हैं। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर। तो ये था 1962 में, ठीक है। पूरा मिसाइल क्राइसिस क्या था वो आप लोग पहला लेक्चर देखिएगा, वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। 28 नवंबर 2016 का लेक्चर है, यूट्यूब पर सबसे पहला लेक्चर है। उससे पहले मैंने यूट्यूब पर कोई लेक्चर नहीं डाला था, सबसे पहले जो लेक्चर डाला था मैंने ये डाला था 28 नवंबर को, ठीक है। तो यहां पर आइए बात करते हैं। तो क्यूबियन पीसो जो है यहाँ पर एक करेंसी है और दूसरी क्यूबन कन्वर्टेबल पीसो, तो दो करेंसी है क्यूबा के अंदर। तो आप लोग समझ सकते हैं जहां दो बर्तन होते हैं वो खड़केंगे। अगर एक करेंसी की वैल्यू अच्छी है दूसरे की बुरी है तो वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये क्यूबा का फ्लैग हो गया और यहां पर ये कैरेबियन कंट्री है, ये हवाना इसकी कैपिटल हो गई। आप लोग यहां पर देखते हैं आसपास के एरिया भी कई बार पूछे जाते हैं, जैसे बहामास हो गया, ठीक है, केमन आइलैंड का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जमाइका, उसेन बेल्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हैती, ठीक है, तो ये भी पर्टिकुलर एरिया है, और ये हो गया कैरेबियन सी। तो यहां पर ये कंट्री देखने को मिल रही है। आखिर न्यूज में किस लिए ये, न्यूज में इसलिए क्योंकि डिवेल्युएशन की बात की जा रही है क्यूबन पीसो को। डिवेल्युएशन क्या होता है? डिवेल्युएशन होता है, मान लीजिए मैंने आज के में कोई अपना सामान बेचना स्टार्ट किया, ठीक है, वो सामान मैं अपना बेच रहा हूं, मैं उस सामान को बेच रहा हूं मान लीजिए 20,000 रुपए में, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसी चीज बना दी, कोई भी ऐसी चीज, कोई आइटम, कोई छोटा सा फोन बना दिया जो मैं उसको 20,000 में बेच रहा हूं, ठीक है। छोटा सा फोन है, सारे काम आप लोग कर देगा, तो पर लेकिन वो जो इस तरीके के फीचर है जैसे आईफोन में देखने को मिलेंगे जो कि 1.5 लाख का है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 20,000 में बेच रहा हूं तो ज्यादा चांसेस है कि इसको ज्यादा लोग खरीदेंगे। अगर बात करो कि मैंने इसको घटाकर, इसको कितना कर दिया, मैंने इसको घटाकर 5,000 में कर दिया, मैंने कहा यार आप 5,000 में देंगे इस फोन को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो 5,000 में अगर इसको कर दिया तो आप लोग ये समझिए पहले जितना इसको लोग खरीद रहे थे, क्या अब भी इसको इतना ही खरीदेंगे? नहीं, अब इसको और ज्यादा खरीदेंगे। तो इसका मतलब यह कि अगर आप लोग किसी चीज का प्राइस डाउन कर देते हैं और उसकी क्वालिटी सही है तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग करेंसी को भी डिवेल्युएट करके रखते हैं, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करके रखते हैं दूसरी करेंसी के कंपेयर में, तो इसका मतलब ये अगर कोई $1 लेकर आ रहा है हमारी कंट्री में आज के में, वो $1 में हमारी कंट्री में कोई सामान मिल रहा है, 70 रुपए का सामान खरीद कर ले जाएगा लगभग, यानी कि $1 की वैल्यू 70 के आसपास घूमती रहती है। तो पर लेकिन पता चला $1 की वैल्यू अगर आगे चलकर 150 रुपए हो गई तो आप लोग समझिए कि अब भी $1 लेकर आ रहा है पर्सन और 150 रुपए का सामान खरीद कर ले जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। पर इसके अपोजिट अगर जाते हैं, अगर $1 की वैल्यू सोचिए कि ₹2 हो जाए, तो अब $1 लेके आएगा तो ओनली $2 का सामान खरीद पाएगा। तो यहां पर हमारा सामान इसका मतलब महंगा हो गया आज के में, डॉलर के कंपेयर में अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो लोग जो है सामान खरीदना कम कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। करेंसी डिवेल्युएट करके कौन रखता है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में नॉर्मली जब न्यूज में आते हैं, तो वह चाइना, जिसकी वजह से यहां पर उसका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। और यूएस जो है उसके ऊपर बार बार ऐसी बातें करता है कि ये करेंसी के साथ में छेड़छाड़ करता रहता है। तो एक तो ये करेंसी थी यहां पर जो कि यहां पर ये डिवेल्युएट करके रखते थे। दूसरा विड्रॉल की बात की जा रही है कन्वर्टेबल पीसो, यानी कि जो कन्वर्टेबल पीसो है वो यहां पर इनके द्वारा विड्रॉ कर ली गई जो सेकंड करेंसी है। तो अगर कोई मुद्दा चला हुआ आ रहा है सब आप लोग उसमें चेंज करते हैं तो वो भी यहां पर एक काफी बड़ा इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। तो जनवरी 1 जो था यहां पर अभी रिफॉर्म करने की बात की जा रही थी, जिसके चलते जो प्राइस डिस्टोर्शन चल रहा है कंट्री के अंदर में, कई सारे मल्टी एक्सचेंज आप लोगों को रेट देखने को मिलेंगे, अलग अलग करेंसी है तो अलग अलग रेट पर चेंज होगी। एक करेंसी पता अच्छा काम कर रही है, दूसरी करेंसी जो है ढंग से काम नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से कई सारी चीजें एक तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ से भी और कई सारे और चीजों की वजह से। तो यहां पर रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी जो क्यूबा की डिपेंडेंसी है बेसिक कमोडिटी जो खासकर इंपोर्ट के ऊपर, ताकि इंपोर्ट तो हमारा देखिए कम है तो अच्छी बात है,
अगर करेंसी कोई डिवेल्युएट करता है तो किसको ज्यादा फायदा रहता है? वो उसको ज्यादा फायदा रहता है जो करेंसी डिवेल्युएट कर ली और वो इंपोर्ट भी कम कर रहा है बाहर से सामान, और जो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है उसको करेंसी डिवेल्युएट करने में फायदा है। आप लोगों ने करेंसी को डिवेल्युएट कर दिया, करेंसी की वैल्यू कम कर दी, पता चला आप लोग इंपोर्ट दुनिया भर का कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई साहब, आप लोगों ने करेंसी की वैल्यू डिवेल्युएट करके ला दी। आप लोग इसे डॉलर की नहीं, हम रुपए की बात करें, डॉलर की कंपेयर में हमारी 70 रुपए में $1 है, ठीक है। हम लोग तेल खरीदने जाते हैं डॉलर में, तो हम लोग मान लीजिए $1 में 1 बैरल मिल रही है, तो हम लोग 70 रुपए उसके लिए पे कर रहे हैं। अब हमारी करेंसी की वैल्यू डिवेल्युएट होकर आ गई कितनी? ये आ गई 150 रुपए, ठीक है। 150 रुपए का $1 हो गया, तो अब भी हम लोग $1 की वैल्यू यहां पर, ये $1 जो है वो 1 बैरल के बराबर है, तो अब भी हम लोग $1 की वैल्यू पे कर रहे हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री में से तो 150 रुपए जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं ज्यादा सामान तो डिवेल्युएट करना करेंसी का सही नहीं है, वो हमारे ऊपर बर्डन बना देगा। पर लेकिन अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा सामान तो तब डिवेल्युएट करना अच्छा है, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये कैसे होता है, क्या इंपैक्ट डालता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा घटेगा। तो अगर आप लोगों ने एक बार एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो यार हिम्मत है कोई क्वेश्चन आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं बताऊं, चीजों को रटने के पीछे मत भागो, आप लोग कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो कोई सामने से मुंह से एक शब्द निकालेगा ना, आप लोग बोल जाएंगे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेवल पर प्रिपरेशन आप लोगों को लेकर चलनी है, तो कॉन्सेप्ट समझो और फिर बल्ले बल्ले। अगर बात करें, काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, ये तो इसके ऊपर तो काम कर रहे थे, पर लेकिन ऊपर से आ गया कोरोना, किसी ने सोचा भी नहीं था। कोविड-19 ने तहस नहस कर दिया, डिक्लाइन हो गया काफी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट। इसी के साथ में जो एक्सचेंज रेवेन्यू खासकर टूरिज्म से जो आता था, तो टूरिस्ट तो सब घरों में बैठ गए कोविड-19 के चलते, कोई घर से निकल ही नहीं रहा था। और दूसरा जो यूएसए की और क्यूबा की कभी बनती नहीं है, तो 2004 में यहां पर लगभग 10% ये टैक्स लगाया जो करेंसी कन्वर्ट करने की बात करते हैं, अगर क्यूबन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं डॉलर को, तो इसकी वजह से इनके ऊपर और ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया। तो इसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा क्राइसिस में झेल रहे हैं। ऐसी एक कंट्री थी अर्जेंटीना, वेनेजुला में क्राइसिस देखने को मिला। हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन किया गया था ना 8 नवंबर 2016 को। तो इसी के तरीके अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, ये जो बात की जा रही है इसके अंदर भी यहां पर डीमोनेटाइजेशन किया था वेनेजुला के अंदर, पर लेकिन ये संभाल नहीं पाए यहां पर डीमोनेटाइजेशन को। काफी बड़ा क्राइसिस देखने को मिला। मोदी जी तो संभाल कर ले गए कंट्री को, इमोशनल हो गए सब सारे लोग, मोदी जी रो दिए सबके सामने आके, तो इस तरीके से। पर लेकिन जो भी है वो मूव अच्छा नहीं था, अगर प्रॉपर वे में उसको चेक किया जाए, उसके काफी बड़े ह्यूज इंपैक्ट हमारी कंट्री में झेलने पड़े, क्योंकि एक तरीके से एक पर्टिकुलर करेंसी चली हुई आ रही है, तो अगर ब्लैक मनी के लिए उसको कराया गया था, तो क्या ब्लैक मनी इतने ज्यादा हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं, तो उसका रिजल्ट जो था फाइनल वो अच्छा नहीं निकल कर आया, तो वो एक अलग बात है। पर लेकिन मूव जो था वो सही नहीं था, पर हाँ लीडरशिप क्वालिटी अच्छी थी कि उसको संभाल कर लेकर चले गए। कई सारे लीडर जो थे वो डूब गए, जैसे वेनेजुला के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके के मुद्दे भी आप लोग याद रखा कीजिए। ये कई बार ऐसे पॉइंट जो होते हैं ना, आप लोग अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं आप लोग आराम से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, आइडिया रखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर उनकी सेफ्टी के बारे में। आज की डेट में यहाँ पर बात की जा रही है, बहुत कम लेवल पर जो स्कूल वगैरह खुल रहे हैं, कई सारे राज्य जो हैं वो जैसे तैसे कर जुगाड़ कर रहे हैं स्कूल के खुलने की। पर लेकिन रियलिटी में क्या स्कूल खुलने के बाद भी उतने बच्चे स्कूल में आ पाएंगे जितने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि हाँ भैया ये स्कूल में आएंगे ही आएंगे। तो ये बातें इस आर्टिकल में बोलने की कोशिश की जा रही है। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया था कि सर जो भी एक आर्टिकल, जैसे अभी एक आर्टिकल खत्म हो गया, उसके बीच में एक ब्लैंक स्लाइड छोड़ दिया करो ताकि हमको पता चल जाए कि अब नेक्स्ट आर्टिकल आ गया है। कई बार पता नहीं चलता है और इस पे हम लोग कुछ लिख भी सकते हैं। अगर हम लोग को लग रहा है कि पीपीटी के वो पीडीएफ जब आप लोग देते हैं तो उसके अंदर अगर हम लोग कुछ लिखना है तो हम लोग उसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। तो ये सजेशन मुझे अच्छा लगा। आपसे जो पीपीटी होंगी, हर एक जो भी आप लोग के जो पीपीटी जो रहेंगे उसमें जो पीडीएफ आप लोगों की रहेगी, तो हर एक आर्टिकल जब खत्म होगा तो उसके अंदर कम से कम एक जो आप लोगों के लिए ब्लैंक स्लाइड आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सजेशन मुझे अच्छा लगा, तो ऐसा कोई सजेशन हुआ करते तो बताया कीजिए। तो देखते हैं इसको अच्छे से आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ करना है, पता चला आगे चलकर बहुत सारी और उसमें कोई चेंज हो गई, तो आगे आप लोग उसमें आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं आर्टिकल के बारे में। तो क्या क्या बातें की जा रही है। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री में एजुकेशन के फील्ड में, नरेश निशांक पोखरियाल साहब, तो उनके बारे में बात की जा रही है। उनके द्वारा अभी यहां पर डायरेक्टिव दिए गए हैं राज्य की जो गवर्नमेंट है, ताकि अवॉइड किया जा सके जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, यानी कि स्कूल में से जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते जो सिचुएशन है पहले कंपेयर में काफी ज्यादा चेंज हो गई है। मिलियंस ऑफ जो चिल्ड्रन है आज के में, वो आज के में इस एंजाइटी में भी जी रहे हैं कि क्या उनको यहां पर डिटेन किया जाएगा। तो डिटेंशन जो नॉर्म्स है उनको भी रिलैक्स करने की बात की जा रही है। तो ये एकेडमिक जो है वो किस तरीके से चेंज हो चुके हैं आज के में, खासकर जब से कोविड-19 आया। किसी ने सोचा भी नहीं था, पहले बोलते थे छुट्टी मिल जाए किसी तरीके से, एक दिन संडे का वेट करते रहते थे भाई साहब। अब यहां पर ये पता ही नहीं है संडे कब आ रहा है और कब जा रहा है, तो छुट्टियां चल रही है।
कितने ऐसे बच्चे जो संडे का वेट करते थे और कितने ऐसे हैं जो आज भी इंजॉय कर रहे हैं छुट्टियों को। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर बात करें यहाँ पर। और देखिए बच्चे तो इंजॉय कर रहे होंगे, उन माँ बाप के सर में दर्द हो रखा होगा, ये सोचते थे यार कम से कम कुछ टाइम के लिए तो बाहर निकले, घर में शांति पड़े। ऐसे भी बहुत सारे केस देखने को मिले। अभी एक जोक था यहाँ पर जो बेसिकली इसका सॉल्यूशन निकालने की बात की गई थी कि हाँ, दो महिलाओं के द्वारा ये था यहाँ पर कि तुम मेरे बच्चों को पढ़ाना और मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगी। यानी कि इसका मतलब ये कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पर मेरे बच्चे घर से दूर रहेंगे और तुम्हारे बच्चे भी दूर रहेंगे और कम से कम उनकी पढ़ाई भी होती रहेगी। तो अच्छा तरीका है यहाँ पर एक तरीके से घर में थोड़ी देर के लिए शांति रखने के लिए। तो बात की जा रही है कोविड-19 के बाद में जो कई सारे चैलेंज आ रहे हैं, तो यूनेस्को के द्वारा भी बोल दिया गया यहाँ पर, जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि एस्टिमेशन 2020 के एंड तक लगभग 320 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं वो आज की डेट में लॉक्ड हो चुके हैं और स्कूल से बाहर रहे हैं ग्लोबली अगर बात करें तो। सबसे ज्यादा यहां पर साउथ और वेस्ट एशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने मैप भी आप लोगों से शेयर किया था टेलीग्राम पर, पूरा एशिया में कहां साउथ एशिया है, कहां ईस्ट एशिया है, कहां ये साउथ ईस्ट एशिया है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। दूसरा यहां पर सब साहारन अफ्रीका, जो अफ्रीका वाला सब साहारन वाला रीजन है। चलिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है आज का, आप लोग इसको भी जाकर एक बार देखिएगा, ये एशिया कहां पर कौन सा है और सब साहारन अफ्रीकन कहां पे पड़ता है, मैप में जाकर एक बार इसको निहारिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जाए तो यहां पर भी काफी ह्यूज स्केल पर ये इस तरीके से जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ द स्कूल है, तो क्या वो वापस आएंगे उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में नॉर्मली टॉप डाउन अप्रोच रहती है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, एक तो ये तरीका है कि मैं यहां पर बैठा हूं ऊपर से बोलता रहूं ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। पर लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि भैया सुबह को उठना है, वीडियो चाहिए, आप लोगों ने बोला हाँ सर 4 बजे लेकर आओ, फिर कुछ ने बोला, मैक्सिमम ने बोला 5 बजे लेकर आओ, मैंने 5 बजे कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये बॉटम अप अप्रोच हो गया। यानी कि मैंने अपनी मनमानी नहीं चलाई, मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों से वोटिंग की और आप लोगों ने जो बोला मैंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। पर लेकिन सोचिए मैं बोलूं उसको कि वीडियो जो है वो भैया 11 बजे लेकर आऊंगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को शाम को 5 बजे लेकर आऊंगा और पता चला आप लोगों का टाइम ही नहीं लग रहा, आप लोग देख ही नहीं पा रहे, तो यहां पर मेरी मेहनत बेकार जा रही है और आप लोग भी इसको प्रॉपर में एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो बॉटम अप अप्रोच का ये फायदा होता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है उनसे पूछ लो और उन्हीं के हिसाब से यहां पर चीजों को प्रोवाइड कर दो, तो वो होता है बॉटम अप अप्रोच। इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन में नॉर्मली मानता था कि टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि ऊपर से मुद्दा रख दिया और सबको एक जूता दे दिया और सबके पैर में वो फिट करने की बात की जा रही है। पर लेकिन नीति आयोग जो आया निकल के उसमें ये माना जाता है कि वो नीचे से आइडिया आते हैं और ऊपर जाते हैं, फिर उसका एनालिसिस करके फिर इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। तो पेंडेमिक का क्या इंपैक्ट है स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर के ऊपर, स्कूल के ऊपर, तो ये टॉप डाउन अप्रोच के कंपेयर में बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि ज्यादातर जहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है उनसे आप लोगों को पूछना चाहिए, तब जाकर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर यहां पर बात करें आज के में जो गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें, मेजॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। अगर किसी भी चीजों के बारे में बात करें, चाहे प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करें, गवर्नमेंट की भी कई सारे स्कूल जो हैं वो यहां पर काम प्रोवाइड करा रहे हैं। पर लेकिन आप लोग देखिए कि अगर आप लोग जिस तरीके से आप लोग कैंपस ओपन करें, उनको आनंद फानंद में ओपन करने चाहिए, बीमारी को ध्यान रखकर उन लोगों को काम करना चाहिए। तो यहां पर सजेशन दिया जा रहा है कि डोर टू डोर सर्वे करना चाहिए, जाकर पूछना चाहिए कि आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हो। यानी कि पहले कोई पर्टिकुलर पर्सन था, वो रिक्शे वाला का बेटा था या बेटी थी, स्कूल में जाते थे, पर लेकिन अब पता चला वो काम बिल्कुल ठप पड़ गया, घर में बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं है उनको पढ़ाने के लिए। तो क्या स्कूल रीओपन होने के बाद भी तो क्या बच्चे वहां पर वापस आएंगे? तो ये आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक जो सर्कमस्टेंसेस है, उनकी जो कंडीशन बनी है, इनकी खस्ता हालत हो गई है आज के में फैमिली की पेंडेमिक की वजह से, तो उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। पता चला ये गरीबी लेवल के नीचे पहुंच गए इसकी वजह से, तो डेटाबेस आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। आप लोगों के पास में संख्या होनी चाहिए कि हाँ कौन कौन क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये ड्रॉप आउट को रोका जा सकता है। तो प्रॉपर एनालिसिस आप लोगों को यहां पर करना पड़ेगा और उसको इंप्लीमेंट करिए। तो यहां पर आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सेस लगा देते हैं। सेस क्या होता है? सेस काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं। यानी कि टैक्स ऑन टैक्स मतलब क्या इसका, मान लीजिए आप लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स जितना आप लोगों ने दिया, तो मान लीजिए आप लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप लोग मान लीजिए 10% इनकम टैक्स दे रहे हैं, उस पर प्लस 1% सेस लग जाएगा। यानी कि जो इनकम है उस पर नहीं लगेगा, जो इनकम टैक्स आप लोग दे रहे हैं टैक्स के ऊपर टैक्स हो गया, ये उसके ऊपर सेस लगेगा। और सेस जो होता है जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है उसी के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आप लोगों ने एजुकेशन सेस लगाया, तो वो एजुकेशन के लिए ही यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग उठाकर उसको इन्वायरमेंट में यूज कर लेंगे, तो इन्वायरमेंट में लगाएंगे तो इन्वायरमेट के लिए यूज करेंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो इसके लिए अलग से सेस आप लोग लगा सकते हैं। सेंट्रल जो समग्र जो शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, ऐसी स्कीम ला सकते हैं। कोविड-19 रिलीफ प्लान आप लोग ला सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल में आए और उनको फायदा पहुंचाया जा सके। इंटरेस्टिंग बात बोली गई है
अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, ऐसा नहीं कि पेंडेमिक ने बर्बाद कर दिए, पेंडेमिक से पहले भी खस्ता हालत हो रही थी हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था की। फाइनेंस मिनिस्टर कई बार पब्लिक में आकर ये बोल के गई कि भैया ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, पर लेकिन इकोनॉमी सुधरी नहीं। पर लेकिन पेंडेमिक ने तो ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी पर एक तरीके से इंपैक्ट डाला। तो एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही बात की जा रही है। बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ द स्कूल थे इवन पेंडेमिक से पहले भी। जब लास्ट फरवरी में, पेंडेमिक तो नॉर्मली लॉकडाउन मार्च में लगा ना, उससे पहले भी नरेश जो हमारी कंट्री में जो पोखरियाल साहब है, यानी कि हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, इनके द्वारा पहले बोला गया था कि गरीबी और इकोनॉमिक रीजन और ये इल हेल्थ जो यानी कि एक तरीके से एक तो गरीबी और दूसरा उनके पास में ज्यादा पैसे नहीं है और बीमारी, ये काफी सारे बच्चों को स्कूल से बाहर रखती है। अब आप लोग समझिए अब पेंडेमिक के बाद में क्या कंडीशन बनी होगी। तो आप जो कई सारे बच्चों को बोल रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा दो, यार उनके घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और इंटरनेट कनेक्शन तो दूसरी बात हो जाती है, कई सारे एरिया ऐसे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप लोग कैसे काम करोगे। और आप लोग जिसे बात करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कहीं 2G या फिर कहीं उसकी भी जी खत्म हो रहा है, वहां पर बस 2 रह गया है। तो उस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से बहुत सारे डिवीजन सोसाइटी में देखने को मिले ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप लोगों को एक एनालिसिस करना चाहिए, और कहां कहां पर क्या क्या कमियां क्या क्या खामियां हैं उनको देखकर चलिए और उनको इंप्लीमेंट कीजिए, और वहां से सॉल्यूशन निकालकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात यहां पर बोली गई है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर ये बात कर रहा है किसके बारे में, कतर के बारे में। कतर एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कंट्री है, जिसकी कैपिटल है दोहा, पर्शियन गल्फ में ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो एक गैप बना हुआ था, जो एक बेसिकली ये पर्टिकुलर एरिया के बीच में ये जो कंट्री है आप लोग यहां पर देखते हैं, जैसे कि यहां पर ये सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है, यहां पर ये रीजन ओमन का है, वैसे ओमन इधर है, ठीक है, ये सॉरी ओमन यहां पर है, पर लेकिन यहां पर जो यूएई के ऊपर जो यहां पर ये इसका पोर्शन है, तो ये भी ओमन का ये है, ठीक है। तो ये देखिए इसकी कैपिटल हो गई मस्कट। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर कतर को अलग थलग डाल दिया गया था, तो उसको फिर से इंक्लूड करके चलने की बात की जा रही है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल है। हालांकि अगर आप लोग चाहें तो यहां पर ये आर्टिकल जो है काफी डिटेल में मैंने संडे को डिस्कस किया था, ठीक है, संडे में काफी डिटेल में पूरा ये लगभग मैंने 20 मिनट के करीब यहां पर लिए थे, 10-15 मिनट के करीब लगभग पूरा डिटेल में समझाया था। तो यहां पर मैं आप लोग एक ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि जितना डेटा वहां पर था इस आर्टिकल में इतना डेटा नहीं है, पर फिर भी एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहां पर दूंगा। कतर जो था वो सऊदी अरेबिया के साथ में उसकी बनती नहीं थी, तो सऊदी अरेबिया ने कतर को अलग थलग डाल दिया था। तो यहां पर अभी 41वीं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हुई, जो कि यहां पर अल उला, ये यहां पर कहां पर सऊदी अरेबिया में देखने को मिली। तो इसलिए फिर से कतर को इंक्लूड करने की बात की गई है कि कतर को मिलकर काम करना पड़ेगा, फिर से मिलकर काम करेंगे हम लोग, ये बात बोली गई है। 2017 में सऊदी अरेबिया ने यहां पर ब्लॉक कर दिया था कतर को हर एक लेवल पर, यानी कि जमीन पर, हवा में, पानी में, कहीं पर भी उसको एंट्री नहीं दी थी। तो कतर को डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कट करने की बात की गई थी ईरान के साथ में। सऊदी अरेबिया ने उसके सामने कई सारी एक तरीके से रख दिए थे पॉइंट कि अगर आप लोग ये करेंगे तो ही हम लोग आपके साथ में काम कर पाएंगे। तो क्या क्या पॉइंट थे यहां पर, इनके द्वारा 13 डिमांड की गई थी, जिनमें से 3 डिमांड काफी इंपोर्टेंट थी कि अल जजीरा जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कई बार क्रिटिसाइज करती हुई नजर आती है सऊदी अरेबिया को, उसको बंद कर दो। तुर्किश मिलिट्री बेस जो है यहां पर कंट्री के अंदर कतर के, उसको बंद कर दो, और तेहरान के साथ में अपनी टाई जो है उसको कम कर दो। इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने बोला सऊदी अरेबिया ने, इन्होंने सारे काम उसके अपोजिट जाकर कर दिए। ईरान के साथ में, तुर्की के साथ में अच्छे रिलेशन बना लिए और यहां पर डिस्टेंस बनानी स्टार्ट कर दी सऊदी अरेबिया से। तो उस टाइम पर यहां पर सऊदी अरेबिया के द्वारा जो स्टेप उठाए गए, सारे जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए, कट कर दिए गए। पर लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजराइल को साथ में नॉर्मल रिलेशन करने के लिए कई सारे ऐसे काम किए गए, जिसके चलते अभी फिर से कंडीशन अलग चेंज हो गई है। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि कतर जो था उस टाइम पर ये एक तरीके से फंडर है टेरर को, यानी कि टेरर की जो एक्टिविटी होती है ना उसको फंड करता है यहां पर कतर। कई सारी ऐसी बातें बोली गई, पर लेकिन जैसे ही आगे चले कतर के साथ में जैसे क्लोज टाई करने की बात की गई यूएसए की और उसके अलाई की, तो इनकी स्टेटमेंट तुरंत चेंज हो गई। इन्होंने बोला कतर जो है वो काफी अच्छे काम कर रहे हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए। तो यानी कि तुम्हारे साथ मिलकर काम करे तो सही है, यानी कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी हमारा कुत्ता कुत्ता, तो वो वाली बात हो रही है। यानी कि अगर तुम्हारे हिसाब से काम करे तो कतर सही है और वरना कतर सही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर इसकी देख सकते हैं। तो कितने हद तक ये सही है तो वो अंडरस्टैंड करने की बात है। दूसरा यहां पर अगर बात करें सोलिडेरिटी और स्टेबिलिटी डील क्यों निकल कर आती है, क्योंकि ये चाह रहे हैं आज के डेट में जो यहां पर जो कतर है इनके साथ में मिल जाए, और ईरान जो न्यूक्लियर के और बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम करे उसको यहां पर ये कंट्रोल कर सके, रोक सके, ताकि कतर उसका सपोर्ट न करे। कतर को इसलिए लैंड, सी, बॉर्डर सब ओपन कर दिया एयर बॉर्डर, ताकि कतर जो है फिर से अच्छे रिलेशन बना सके यहां पर सऊदी अरेबिया के साथ में। तो बहरीन, कतर, ओमान, जो यहां पर कुवैत, ये सऊदी अरेबिया, यूएई,
ये मेंबर है यहाँ पर जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिलकर काम करने की कोशिश करें, जिससे बाहर निकाल दिया गया था कतर को, तो फिर से कतर को साथ में लेकर चलने की बात की जा रही है। चलिए, ये तो सारी राम कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखिए, गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है ना, इंडिया के लगभग मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 9 मिलियन के करीब, यानी कि 90 लाख के लोग के करीब यहाँ पर इस एरिया में हमारे लोग रहते हैं, और जब लगभग 49 मिलियन के करीब रेमिटेंस कंट्री में भेजते हैं, यानी कि जो पैसा वहां से कमाते हैं अपनी फैमिली के पास में घर पे भेजते हैं, तो ये इतना है, ठीक है। टोटल मिलाकर बायलैटरल जो ट्रेड है वो 121 बिलियन का है हमारे और कतर के बीच में, ठीक है। कतर नहीं, सॉरी, हमारे और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में। और 34% जो क्रूड ऑयल है हम लोग वो यहां से खरीद कर लेकर आते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए इसको इस तरीके से छोड़ना, वो सॉरी, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए वहां पर शांति रहना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ओके। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखिए, ये आर्टिकल जो है सोशल मीडिया के बारे में, आप लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेकर चलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी बच सकता है। सोशल मीडिया को अगर पर्टिकुलर आप लोग अपनी लाइफ के बारे में लेकर चलते हैं, आप लोग आज के दिन में व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं, तो आप लोग का जो एक तो नहीं कहते फोकस लगाने से पहले टाइम में था ना कि जंगलों में चले गए, जो साधु महात्मा हुआ करते थे, बैठकर ध्यान लगा रहे हैं अपना, तो जो ध्यान है ना आज के बहुत शॉर्ट टर्म हो चुका है। यानी कि आप लोग ये देखेगा कि इंसान जो है जिस तरीके से पहले चीजों को लंबे समय तक बैठकर सोच पाता था, किताब में बैठकर पढ़ पाता था, आज के में जरा जरा सी चीज में काम करने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी वीडियो आ रही है, जरा जरा सी कोई वीडियो आ गई तो शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम आप लोग का रहता है। जैसे कि पहले वो था टिकटॉक, ठीक है, तो 15 सेकंड 10 सेकंड की वीडियो आ रही है, ठीक है, तो वो जो इस तरीके की वीडियो रहती है वो एक तरीके से आप लोगों को एनालाइज करने में, चीजों को अंडरस्टैंड करने में इतना हेल्प नहीं करती है, पर और ज्यादा शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम आप लोगों को आता है कि हाँ थोड़ी सी देर में जरा बड़ा सा एक तरीके से एंटरटेनमेंट हो जाए। तो आज की डेट में आप लोग जितना इनके अंदर घुसते चले जाते हैं तो आप लोगों की जो माइंड की स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने लगती है। और सोशल मीडिया कहने के लिए सोशल है ये, पर लेकिन रियलिटी में ये एक तरीके से कट कर देती है सोसाइटी के साथ में। एक जगह बैठकर आप लोग लगे हुए, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग किसी के साथ में अगर पर्सनली मिलेंगे तो आप लोगों को लगेगा नहीं कि रियलिटी में एक अच्छे रिलेशन है हमारे साथ में। तो इसलिए सोशल मीडिया काफी ह्यूज इंपैक्ट आज के में डाल रही है, डिस्ट्रैक्शन काफी ह्यूज लेवल पर देखने को मिल रहा है, कई सारी क्राइम एक्टिविटी की जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे आज के में भी आप लोग देखिए, मान लीजिए मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करी, उसके नीचे कोई कमेंट आया और कमेंट में कोई लड़की का एक तरीके से कोई लड़की ने आंसर दिया, उसके नीचे कमेंट में आ गया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ठीक है। लड़की को लगा चलिए सही है, बात करने लायक इंसान है, ठीक ठीक, वो उससे कुछ किसी तरीके से मैनेज कर लिया, नंबर एक्सचेंज हो गए। तो कई सारे ऐसे मेल मेरे पास में आते हैं जिसमें बाद में लड़कियां बोलती है कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। किसी के साथ में किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर कभी भी नंबर एक्सचेंज नहीं करना है, कभी भी किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा जो फ्रेंड बना हुआ है उससे मिलने नहीं जाना है। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू कौन बता रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताई नहीं जा रही है। ये सोशल मीडिया प्रोस तो दिया गया आप लोगों के सामने, पर लेकिन रियलिटी में सोशल मीडिया कितने ह्यूज लेवल पर इंपैक्ट डाल रहा है आप लोगों की लाइफ पे, ये आप लोगों को कोई नहीं बता रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये तो हो गई आप लोगों की पर्सनल लाइफ की जरूरी बातें। और दिन में चेक कीजिएगा, मैंने एक शीट शेयर की थी आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पर कि आप लोग कितना टाइम सोशल मीडिया पर बिताते हैं। अगर बात कीजिए वीडियो देखने में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैट, ट्विटर, ये व्हाट्सएप, इनमें अगर चेक करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग जिंदगी का कितना टाइम जो है वो इनमें दे रहे हैं, अपनी जिंदगी का इंपॉर्टेंट टाइम। क्या रियलिटी में इतनी रिक्वायरमेंट है इनको आपके टाइम की, तो वो आप लोग अपने आप सोचेगा। तो आप लोग काफी एक तरीके से समझदार है, तो आप लोग अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, जैसे इलेक्शन वगैरह है, उसमें काफी ह्यूज इंपैक्ट यहां पर इन सब चीजों को देखने को मिलता है। यूएसए के इलेक्शन के बारे में बात करें, दूसरी कंट्री के बारे में, तो कई बार इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसी भी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। एक आर्टिकल आप लोगों को बच गया, उसको जो है मैं बाद में देख लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसको जब भी टाइम मिलेगा उसको कवर कर लूंगा, टेंशन मत लेना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वो जो है हालांकि एक तरीके से ओवरव्यू तो आप लोगों को पता ही है, वही सारी बातें हैं कि जैसे कि अभी अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं, चलिए बता ही देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज की डेट में अगर आप लोग देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं। जैसे इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात करें, एक अलग लेवल पर पहुंच रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात करें, अलग लेवल पर है। यूएसए और चाइना के जो रिलेशन थे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, वो अलग है, पर जो बाइडन आ गए वो कैसे लेकर चलेंगे वो देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है, वो देखना पड़ेगा कि तालिबान कैसे काम करके यहां पर चलेगा। एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर खासकर उस टाइम पर जब यहां पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो यहां पर नॉर्मली अब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही थी, अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हजारों लोगों को मार चुकी है, वो किस तरीके से यहां पर चीजों को लेकर आगे चल रही है। हमारा पड़ोसी देश जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ है, उसके साथ में कैसे डील करना है। यूरोपियन यूनियन के अंदर ब्रेक्जिट हो गया है,
अब उनको कैसे कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं। अभी यूरोपियन यूनियन के अंदर जब से ब्रेक्जिट की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो दोनों के साथ में अलग अलग रिलेशन कैसे हमारे बनने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं आज के दिन में, अगर आप लोग नजर उठाकर देखोगे, जिनके ऊपर बात की जा सकती है। रशिया के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूएसए के ज्यादा पास में जा रहे हैं, तो ये एक अलग मुद्दा देखने को मिल रहा है। ईरान के साथ में हमारे रिलेशन कैसे रहने वाले हैं जो बाइडेन के टाइम पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिए थे, तो वो देखने को मिलेगा। ईरान न्यूक्लियर डील क्या पिक्चर में आएगी? जिस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां कितनी शांति रहती है, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है उसको हम लोग को प्रायोरिटी पर रख के चलना पड़ेगा, कैसे हम लोग उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, तो वो सारी चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये सारे वो पॉइंट थे जो मैंने अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग टाइम पर आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, तो उनको एक ओवरव्यू यहां पर दिया गया है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी ऐसे आर्टिकल देखिए आते रहेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है, तो आप लोग इनको लेकर ज्यादा टेंशन मत कीजिए, रिपीटेडली आर्टिकल आते रहते हैं जब भी कोई ऐसा चेंज होता है, तो ठीक है, यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करते रहिए लाइफ को, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।